नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरएआरएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को निम्न परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और वे है जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, और दूसरा है सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, और तीसरा है राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण का तत्कालिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये तीनों के आधार पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। ओके, और इस प्रकार अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो विधायी शक्ति के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विपक्ष के नेता को वर्ष 1969 में पहली बार मान्यता मिली, और दूसरा कथन है वर्ष 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता को वर्ष 1969 में पहली बार मान्यता मिली। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और प्रश्न काल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्य काल का उल्लेख नहीं है। यह वर्ष 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा वो भी। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है? संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के से संकल्प प्रस्ताव से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ऐसा करने पर संसद अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में संशोधित कर नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करती है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत जो आते हैं वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है, और कारण में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार जो कथन कारण है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम होता है। तो इस प्रकार जो कथन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालयों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं? पहला है लोकसभा के मनोनीत सदस्य, दूसरा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान करता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो भाग लेते हैं वो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें 2, 3, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यह मूल कर्तव्य में अपना क्रम वरीयता अनुसार स्थान रखता है। अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ओके, और देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, यह जो है वो चौथे स्थान पर वरीयता रखता है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सशक्त केंद्र, दूसरा संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा है लिखित संविधान और पांचवा शक्तियों का विभाजन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं जो है वो संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन है। तो इस प्रकार इसमें 2, 4 और 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। और राज्यपाल की नियुक्ति और सशक्त केंद्र जो है वो भारतीय एकात्मक व्यवस्था है, ना कि संघीय व्यवस्था। तो इस प्रकार इसमें 2, 4, 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में देश और सूची 2 में स्रोत। ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, विधायी प्रक्रिया, प्रस्तावना की भाषा शैली, अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान। ब्रिटेन के संविधान से विधायी प्रक्रिया ली गई है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा इस। ओके। और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की प्रावधान लिया गया है, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और कनाडा के संविधान से अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान है, यह संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और दूसरा कथन है स्थगन प्रस्ताव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही पेश किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। स्थगन प्रस्ताव जो है वो लोक महत्व के विषय पर शीघ्र कार्यवाही के लिए संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसे किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 1 है वो भी गलत हो जाएगा, और कथन 2 जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? वीटो जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो और विशेषित वीटो। अत्यंतिक वीटो जो है वो व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करने हेतु इस वीटो का प्रयोग किया जाता है। अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग जो है वो संसद द्वारा पारित विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और निलंबित वीटो, इस वीटो के तहत व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, न कि धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है। और दूसरा कथन है, ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह सदन के दोनों सदनों में मतदान कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ये 44वें नहीं बल्कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया था। ओके, मंत्रिपरिषद के सुझाव को। तो इसमें जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और ऐसा मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है उसके पास बोलने का और दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह केवल उस सदन में ही मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य है, ना कि दोनों सदनों में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाता है। और दूसरा कथन है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम की अनुशंसा पर करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और राष्ट्रपति जो है वो कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है। ओके, तो इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम की अनुशंसा पर करता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अधिकरण को जोड़ा गया था? मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार संविधान के भाग 14 का जोड़ा गया, जिसे अधिकरण नाम दिया गया। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अधिकरण को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 के अनुच्छेद 19, 4 और 31 को निरस्त कर दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाकर भाग 12 में अनुच्छेद 301 में जोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुने। सूची 1 में समिति और सूची 2 में अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं वो के एम मुंशी हैं। तो ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्र ध्वज संबंधित पदार्थ समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी पट्टाभी सीतारामैया थे। तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष जो थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना हुई थी। जनजाति लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उसके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है केंद्रीय भंडारगार निगम की स्थापना 1957, ऑप्शन बी है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965, ऑप्शन सी कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1985 और ऑप्शन डी है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ 1997। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है वो 1965 में हुई थी, ना कि 1985 में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा रोग से ग्रस्त होने वाले फसल है। पनामा रोग से ग्रस्त होने वाले फसल जो है वो केला है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल है। रबी जो है शीत ऋतु की फसल है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि आते हैं। ओके, और खरीफ जो है वो वर्षा ऋतु की फसल है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। और जायद जो है वो ग्रीष्म ऋतु की फसल है। इसमें तंबाकू, खजूर, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, खरीफ जो है वो वर्षा ऋतु की फसल है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के राजा आम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आम का वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है तथा यह एनाकॉर्डिएसी कुल का है। ऑप्शन बी, आम के वृक्ष में द्विलिंगी तथा एक लिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। ऑप्शन सी, आम का पका हुआ फल विटामिन सी की अच्छा स्रोत होता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आम का वानस्पतिक नाम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है तथा यह एनाकॉर्डी कुल से संबंधित रखता है। आम के वृक्ष में द्विलिंगी तथा एकलिंगी नर पुष्प एक ही वृक्ष पर होते हैं। ओके, आम विटामिन ए और विटामिन सी की का अच्छा स्रोत होता है। इस प्रकार जो कथन ये तीनों हैं वो आम के संदर्भ में सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय।
ऑप्शन है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन बी कुल उपयोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों और व्यक्तित्व आय के योग के बराबर होगी। और ऑप्शन डी है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। राष्ट्रीय आय से आशय किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राष्ट्रीय आय जो है वो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नगत विकल्पों में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए ब्याज प्राप्तियां, ऑप्शन बी कर प्राप्तियां, ऑप्शन सी है सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश, और ऑप्शन डी है अल्प बचत। केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में कर प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ या लाभांश शामिल होते हैं। और जो अल्प बचत है वो केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में शामिल नहीं होता। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मुद्रास्फीति कर्जधारकों के लिए अनुकूल होती है, और दूसरा कथन है मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों के लिए प्रतिकूल होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ और बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। तो इसमें जो कथन 1 और 2 है वो सही हो जाएगा मुद्रास्फीति के संदर्भ में। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर, और ऑप्शन डी है बैंक दर। रिवर्स रेपो दर जो है वो आरबीआई विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए उधार लेता है। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों से उधार लेता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि बीमा योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में योजना और सूची 2 में प्रारंभ वर्ष। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो 1999 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है वो वर्ष 2016 में हुई थी। तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और बीमा ग्राम योजना की शुरुआत जो है वो 2002 में हुई थी। तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 2007 और 8 में हुई थी। तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में उत्पाद और सूची 2 में स्रोत। अफीम जो है वो फल से उत्पादित होता है। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और हींग का उत्पादन जो है वो जड़ से होता है। तो इस प्रकार 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और रबर का उत्पादन जो है वो तना से होता है। तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कुनैन का उत्पादन जो है वो छाछ से होता है। तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1 3 2 4 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल प्रजाति। ऑप्शन है सरसों, वरुण, ऑप्शन बी है मटर, सपना, ऑप्शन सी है अलसी, सूर्या, और ऑप्शन डी है मूंगफली कैलाश। आलू की प्रजातियों में सूर्या, बादशाह, पुखराज, कुकारी, सतुलज महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा या सही सुमेलित नहीं है। सूर्या जो है आलू की प्रजाति है, ना कि अलसी की। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप योजना का उद्देश्य। स्टैंड अप योजना का उद्देश्य जो है वो अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों की संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना है, जो अब तक इसके लिए आयोग समझे गए थे। इस योजना का शुभारंभ जो है वो 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा नोएडा में किया गया था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्टैंड अप योजना का उद्देश्य जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों में उद्यमता को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया था। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साख पत्र दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र एक भुगतान सुनिश्चित करने संबंधित दस्तावेज साख है, जो आयातकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, साख पत्र जो है वो आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट कार्यक्रम कब और कहाँ स्थापित किया गया था? गैट का फुल फॉर्म जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड है। ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक ट्रेड वर्ष 1947 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया। इसका कार्यालय जो है वो जिनेवा में स्थापित किया गया है। गैट का उद्देश्य जो है वो सदस्य देशों के मध्य शुल्क को कम कर और कोटा को कम करके व्यापार को मुक्त बनाना था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका कार्यालय जो है वो जिनेवा में स्थापित है और यह 1948 से प्रभावित में आया है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में संस्था और सूची 2 में स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक वृत्ति निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1948 में हुई है। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना जो है वो वर्ष 1997 में हुई है। तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना जो है वो 1963 में हुई है। तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सिडबी की स्थापना जो है वो वर्ष 1990 में हुई है। तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी है महोबा और ऑप्शन डी है ललितपुर। महोबा में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। महोबा पान की खेती के लिए विख्यात है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन है सूर्या, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है शारदा और ऑप्शन डी है यमुना। गंगा के बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी जो है वो रामगंगा है। यह बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी की लंबाई जो है वो 596 किलोमीटर है। यह प्रसिद्ध जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती है। यह कन्नौज के समीप गंगा में मिलती है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी जो है वो रामगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन है दादरा, ऑप्शन बी है कटघोड़वा, ऑप्शन सी है चौरसिया और ऑप्शन डी है ये सभी। पूर्वांचल के प्रमुख लोक नृत्य जो है वो धोबिया, कटघोड़वा, धीवर, नटवरी, नटुआ, चौरसिया और दादरा है। तो इस प्रकार इसमें ये तीनों जो है वो पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है? हरिकुंडा बैराज 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण जो है वो 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर हुआ है। इस बैराज को नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था लखनऊ, ऑप्शन बी है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कानपुर, ऑप्शन सी है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज रायबरेली और ऑप्शन डी है इंडियन प्लेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणपुर। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था जो है वो प्रयागराज में स्थित है। इसे MNIT के नाम से भी जाना जाता है, ना कि लखनऊ में। तो ये प्रयागराज में है। ओके, और इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो है वो हापुड़ में है, ना कि कानपुर में है। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो आगरा में है, ना कि रायबरेली में है। और इंडियन प्लेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कल्याणपुर यानी कानपुर में है। तो इस प्रकार इसमें डी द जो है वो सही सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कहाँ करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ चिड़ियाघर परिषद में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का निर्माण करने का फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूपी परिवार कल्याण कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह कार्ड आधार के तर्ज पर 12 अंकों का होगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी होगी। और दूसरा कथन है, इस कार्ड की मदद से किसी भी योजना के अपात्र आवेदकों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी परिवार के लिए यूपी परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की बात कही है। यह कार्ड जो है वो राशन कार्ड डेटा की मदद से तैयार की जाएगी। यह आधार कार्ड की तर्ज पर होगा जो 12 अंकों का होगा। इस कार्ड की मदद से परिवार के सभी सदस्यों की सूचनाओं को जाना जा सकेगा। यह कार्ड किसी भी योजना में अपात्र आवेदकों को चिन्हित भी करेगी। तो इसका जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित हुई है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है वाराणसी। वाराणसी शहर को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। यह वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा है, हैजा रोग विषाणु के द्वारा होता है। और तीसरा है, एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है और हैजा रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग जो है वो कवक के द्वारा होता है, ना कि विषाणु द्वारा। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत जो है वो डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंसुलिन जो है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थानीयकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी एवं सोना के निष्करण में भी किया जाता है। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है और कारण में कहा जा रहा है कि धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, इसे मुक्त रूप से नहीं रखा जा सकता। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है यानी केरोसिन में रखा जाता है। तो इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, वह हवा में खुला होने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है और सोडियम की जल से बाध्यता अधिक है। यह जल से क्रिया कर हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। तो इसका इसमें जो कथन कारण है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कथन सही है तो और कारण गलत है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? यदि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ का उपयोग न किया जाए तो नाभिकीय प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा विध्वंसक का कारण बन सकती है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर कंट्रोल छड़ का उपयोग ना किया जाए तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब जो है वो आभासी और बड़ा होता है यानी काल्पनिक और बड़ा होता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कोटि की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में प्रक्रम और सूची 2 में उद्योग। भंजन प्रक्रम जो है वो पेट्रोलियम उद्योग से होता है। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और प्रगलन प्रक्रम जो है वो तांबा उद्योग से होता है। तो
बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया जो है वो खाद्य वसा उद्योग से होता है, तो इस प्रकार सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और वाल्कनीकरण जो है वो रबर उद्योग से होता है, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 3, 4, 1 सीधा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली हार्मोन्स है। एथिलीन एक पादप हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाने का कार्य करता है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो एचबीवी नामक वायरस के कारण होता है। इस रोग के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा हो जाती है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हेपेटाइटिस जो है वो वायरस द्वारा होता है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, पहाड़ी क्षेत्रीय गोइटर एक सामान्य बीमारी है। कारण आर में कहा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए वहां घे का रोग ग्वाइटर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो रक्त में घुलनशील नहीं होता है और इसका असमान स्तर जो है वो धमनी के कठोर होने से संबंधित होता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2, ईईजी, ईसीजी, ईओजी और ईएमजी। मांसपेशियां, आंख, मस्तिष्क, हृदय। ईईजी का संबंध जो है वो मस्तिष्क से है, तो इस प्रकार इसमें ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और ईसीजी का संबंध जो है वो हृदय से है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और ईओजी का संबंध जो है वो आंख से है, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और ईएमजी का संबंध जो है वो मांसपेशिया से है, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन स्ट्रेटजी से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।